चल रहे हैं ना सभी? ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वीडियो नहीं दिख रहा है सर, अब दिख गया होगा। फुलेंदर, गुड इवनिंग सर। युवराज, नीरज, अमित, अनिल, नितेश, प्रीति, रवि। राम राम एवरीबॉडी। चलो शुरू करते हैं। एक बच्चा आ गया, एम आई लाइव सर? सतीश कह रहे हैं। नहीं भाई, आप लाइव नहीं है सतीश, क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, मत देखो ये। राकेश, संजय, नितेश, भारत, हेमलता, भूपेंद्र, गुरुजी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं कि प्रदाम करते हैं? पहले सही लिखो। गुड इवनिंग ओमवीर, ज्योति, अमर, भारत, अमित, रवि, अंकुर, राजीव, राहुल, सुमित, अजय, दीपक, गौरव, गर्वित, विष्णु, विशु, चंदन, रवीना, नेहा, चंदन, धनंजय। ठीक है, चलो बहुत हो गया भाई। साउंड ठीक नहीं आ रही, रजनीश कह रहे हैं। अच्छा, बाकी बच्चों को ठीक आ रही है भाई आवाज़? एक दो को नहीं आ रही तो मान लेते हैं कि आज का नेटवर्क दिक्कत हो गया आपके एरिया में बारिश की वजह से, बाकी ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे बच्चे। कल हमने पढ़ा स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। ये क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, N1 साइन आई इजकल टू N2 साइन आर। तो N1 क्या बच्चे? उस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट चलेगी। तो लाइट यानी कि N1 है पहले मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, और N2 क्या है? दूसरे मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लो लाइट चली एयर से वाटर, तो एयर का N1 हो गया और वाटर कितना हो गया? N2। तो वाटर का 1.33 पुट कर देंगे और एयर का 1 पुट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन करेंगे आगे चल के। अभी आप इस स्नेल्स लॉ को याद रखेंगे फिलहाल, ठीक है? तो ये मैंने कल पढ़ाया था, इससे आगे की हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सर साउंड कम हो गया, सही है लिख रहे हैं बाकी बच्चे, कोई बात नहीं। चलो अब बच्चे एक चीज और देखो, यहाँ पे यहाँ ध्यान देंगे। मैंने कल आपको कुछ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताए थे। ये वैक्यूम का था, ये एयर का था, ये है 1.33 वाटर का, कांच का, ग्लास, डायमंड, इतने आपको याद करने हैं। बाकी मैंने आपको कहा था सिलिकॉन का ये है, जर्मेनियम का ये है, ठीक है? ये कल एक लिस्ट मैंने आपको लिखवाई थी, ठीक? अच्छा, ये जितने मैंने आपको लिखे थे इन सबको हम बोलते हैं बच्चे एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो एब्सोल्यूट का मतलब, निरपेक्ष का मतलब समझना, ये मैंने कल आपको नहीं बताया था। निरपेक्ष का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे केवल ये कह रहा है कि वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताओ, पानी का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताओ, आपने बोला 1.33, यानी ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स तब है जब आप बच्चे वैक्यूम से कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि वैक्यूम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना लिखा था हमने? 1। अभी बात को समझना ध्यान से, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो हमने कल ये पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब बड़े ध्यान समझना बात को, अब हल्की सी क्लियरिटी आनी शुरू होगी धीरे धीरे। सब बच्चों को पता है कि वैक्यूम में, निर्वात में लाइट की स्पीड ये है, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड है ये वैक्यूम में। लेकिन अगर आप मेरे से कहने लग जाओ कि गुरुजी मुझे लाइट की स्पीड बताओ आप कांच में, ये सीडीएस में क्वेश्चन आया था, आप मेरे से कहने लग जाओ लाइट की स्पीड बताओ पानी में, आप कहो जी बताओ डायमंड में, आप कहने लग जाओ जी बताओ एयर में, तो एक चीज समझना आप बच्चे, लाइट की स्पीड वैक्यूम में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी, आप पता क्या बोलना कि ग्लास जो है कांच, उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.5। इसका मतलब है कि कांच के अंदर लाइट की स्पीड 1.5 गुना 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी, यानी लाइट की स्पीड कांच के अंदर 1.5 गुना कम हो जाती है।
यानी लाइट की स्पीड वैक्यूम में तो इतनी है। अगर मेरे से कोई पूछ ले कि लाइट की स्पीड आप बताओ कांच के अंदर, तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है? 3 × 10⁸, और कांच का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5, यानी कांच में लाइट की स्पीड 1.5 गुना कम हो जाएगी। 1.5 से डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ गया कि लाइट की स्पीड कांच में है 2 × 10⁸। कोई आपसे बोल दे कि सिलिकॉन के अंदर, ये सिलिकॉन का जर्मेनियम में लाइट की स्पीड कितनी है, तो जर्मेनियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी? जितनी लाइट की स्पीड वैक्यूम में है उससे 4 गुना कम कहाँ पे हो जाएगी? जर्मेनियम में। डायमंड में लाइट की स्पीड कितनी है? जितनी लाइट की स्पीड वैक्यूम में है उससे 2.42 गुना कम कहाँ पे हो जाएगी? डायमंड में। यानी लाइट की स्पीड अगर आपको किसी भी मीडियम में निकालनी है, किसी भी मीडियम में आपको लाइट की स्पीड निकालनी हो, आप क्या करेंगे? लाइट की स्पीड जितनी है वैक्यूम में उसे डिवाइड कर देंगे उस मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से। तो मैं क्या पता चला कि किसी मीडियम के अंदर अगर आपको लाइट की स्पीड निकालनी है तो आप क्या करेंगे? लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है, प्रकाश की चाल जो निर्वात में है, उसे आप डिवाइड क्या कर देंगे? जिस मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है उस मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। अब मैं इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इससे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान सुनना। अगर आपको पानी में लाइट की स्पीड निकालनी है तो पानी के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है उसे। आपको लाइट की स्पीड निकालनी है बच्चे किसके अंदर? कांच में, तो कांच के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है। तो यहां से आप एक चीज ध्यान रखो, हमारा एक फॉर्मूला बन गया V = C/N। तो C तो आपको पता ही है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में, ये N उस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम में आपको स्पीड निकालनी है। तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं इससे, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां देखना बच्चे ध्यान से, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है भाई, ये क्या, कौन बच्चे हैं जो एक आध को नहीं दिख रहा? चलो एक क्वेश्चन बताना मुझे, एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखते हैं कौन बच्चा करेगा पहले। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। स्क्रीन ब्लर आ रही है, मैं अपने मोबाइल में चला के देखता हूं तभी मानूंगा मैं। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। इतना सुंदर आ रहा भाई, इससे साफ नहीं आ सकता। झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा नेट बहुत बेकार है। मैंने भी नेट से चला रखा है, कोई वाईफाई यूज नहीं कर रहा हूं मैं। देखो सर आवाज कम आ रही है। जो बच्चे आवाज कम कह रहे हैं भाई, वो ईयरफोन लगा लो अगर आवाज कम आ रही है तो। देखो सबसे पहले देखो बच्चे, आपको लाइट की स्पीड कहाँ निकालनी है? वाटर में। तो मैंने कहा था अगर किसी मीडियम में आपको लाइट की स्पीड निकालनी हो तो आप क्या करेंगे? लाइट की स्पीड जितनी वैक्यूम में है उसे आप डिवाइड कर देंगे मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से। तो आपको लाइट की स्पीड बच्चे कहाँ निकालनी है? आपको लाइट की स्पीड निकालनी है वाटर में। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है ये आपको नहीं मिलेगी, ये आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर लाइट की स्पीड आपको वाटर में निकालनी है तो वाटर के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से आप डिवाइड कर देंगे। वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। अच्छा, आप इस 1.33 को अगर आप देखें, इसे आप 4/3 भी लिख सकते हैं। क्यों? जब आप 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.33 आएगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूं, इसे 4/3 लिख देता हूं, इससे आसान रहेगा। 3 चला जाएगा ऊपर, 9/4, 10⁸ मीटर पर सेकंड। सोल्व करेंगे 2.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा। 2.25 गुणा 10⁸। तो वाटर के अंदर आपने लाइट की स्पीड निकाल ली। कैसे निकाल ली? लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में थी उसे डिवाइड कर दिया आपने वाटर के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से। 2.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गया है। भूषण जी आपका गलत है, 2.25 आएगा। और ये शोभा गायराज, ये आपको सोल्व करना है भाई, ऐसे मत करो। चलो इस बार के सीडीएस का क्वेश्चन देखो, आप लिखो फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। आपको लाइट की स्पीड कहाँ निकालनी है? कांच में। ऊपर क्या लिखते हैं हम? लाइट की स्पीड वैक्यूम में अपॉन
रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखेंगे, अब कांच का ही लिखेंगे। कांच में लाइट की स्पीड निकालनी है तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांच का ही आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, सोल क्या कितना आ गया 2, तो कांच में लाइट की स्पीड आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मैं आपको पहले कर चुका हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं। अब एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम whose refractive index is 2 लिखेंगे। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका अपवर्तनांक 2 हो। फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम whose refractive index is 2, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका अपवर्तनांक 2 हो। ये क्वेश्चन करो, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका अपवर्तनांक 2 हो। क्लास क्लियर तभी नहीं चल रही, अगर आपका नेट स्लो है तो नहीं चलेगी भाई। जो बच्चे कह रहे हैं दोबारा बता दो, बीच में से लाइव आए हैं वो मत पूछो मेरे से। देखो, आपको बच्चे लाइट की स्पीड बतानी है किसमें, मीडियम में। तो आपको पता है बच्चे, जिस मीडियम में आपको लाइट की स्पीड चाहिए, आप क्या करेंगे, लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है आप उसे डिवाइड करेंगे किससे, मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड चाहिए उसी मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा फास्ट पढ़ा रहे हो, हद है भाई। तो लाइट की कल की क्लास नहीं ली क्या तुमने, और लाइट किस मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है, जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जिनका ये आया उनका बिल्कुल ठीक है। देखते हैं किस किस का सही आया। सौरभ, राहुल, अनुराग, राकेश, जूली, विशु, भरत, राघव। भाई 31.5 कैसे आ गया आपका, इतनी गलती कैसे कर दी आपने, क्या कैलकुलेशन किया आपने। 1.5 के साथ में 10⁸ भी है। भाई मैंने आपको बताया आप किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल सकते हैं, किसी भी मीडियम में। बस आपको क्या करना है, लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है उसे आप डिवाइड कर देंगे जिस मीडियम में स्पीड निकालनी है उसके अपवर्तनांक से, उसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ये बोला मैंने, इतनी बात समझ में नहीं आई? आई बात समझ में? तो यहां तक जिस बच्चों को समझ में आया है। अब किसी का डाउट है तो भाई बताओ मुझे। अगर अभी भी किसी का डाउट है तो पूछ सकता है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, एक बार भाई, ये बच्चे वो हैं जो ना शुरू से लाइव नहीं आए ना, फॉर्मूला ना देखो। सर एक पेपर में पूछा गया क्राउन ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो क्राउन ग्लास जो होता है ना, क्राउन कांच, उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52। क्राउन ग्लास का होता है 1.52। पर जब हम अपने यहाँ न्यूमेरिकल करेंगे ना तो कांच का 1.5 लेके ही चलेंगे। पेपर में आपको यही लिखा मिलेगा। कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहती है, 1.52 से डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा सही कैलकुलेशन ही रहती है। चलो अब बच्चे यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे। मैंने आपसे कहा फाइंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। पहले लिख लो, समझा दूंगा। क्वेश्चन है, निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। फाइंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। राघव कह रहे हैं क्वेश्चन और दीजिए बनाने के लिए। चलो राघव क्वेश्चन करो आप। फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन जर्मेनियम। आप जर्मेनियम में निकालो।
प्रकाश की चाल जर्मेनियम में ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, मैंने कहा आपसे कि आपको पानी का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसके सापेक्ष? वैक्यूम के। तो आप एक काम करना, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं हम एन, ठीक है। अच्छा, आपको किसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स चाहिए बच्चे? वाटर का। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डब्ल्यू, यानी कि वाटर। किसके सापेक्ष चाहिए? वैक्यूम। तो जिसके सापेक्ष चाहिए ना उसे हम लिखेंगे पहले, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब पता क्या हो गया कि वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता ANG, इसका मतलब क्या होता? कांच का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर के रेस्पेक्ट में। मैं ऐसे लिख देता WG, कांच का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में। तो जब मैं ऐसे लिख रहा हूं ना कि NVNW, इसका मतलब है कि आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स तो निकालना है पीछे वाले का, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? V का मतलब है यहाँ पे वैक्यूम, या आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, ऐसे लिख लो। N का मतलब है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, यहाँ लिख आपको वाटर का निकालना है, और यहाँ पे लिख दो आप किसके रेस्पेक्ट में? वैक्यूम। तो आप शॉर्टकट में ऐसे लिख लो VNW। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? NW/NV, यानी कि वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऊपर और जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसका नीचे। तो आपको पता है बच्चे, अब ये वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स तो कितना होता है? 1.5। वैक्यूम का कितना होता है? 1। यानी वैक्यूम के सापेक्ष वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आ गया 1.5। यानी कि जो आपने रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखे थे ना, वो सब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो मैंने लिखवाया है वैक्यूम के सापेक्ष सबका वही आएगा, क्योंकि वैक्यूम का तो एक होता है। यानी जितने मैंने आपको एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखवाए, आपको मैंने निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखवाए, वो सब वैक्यूम के रेस्पेक्ट में थे। तो आप एक चीज याद रखना कि जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना हो उसका एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स तो लिखेंगे ऊपर, जिसके सापेक्ष निकलवाना हो उसका लिखेंगे नीचे। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा, वरना हवा भी नहीं आएगी क्या बता दिया। देखो मैं अब दूसरा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, आप बड़ा जल्दी समझ जाएंगे, अभी बिल्कुल टेंशन मत लेना। एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। फाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। हीरे का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। फाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, जल का अपवर्तनांक, सॉरी वैक्यूम तो वाला तो पहले ही कर लिया मैंने। फाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। हीरे का अपवर्तनांक वैक्यूम के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं इसे लिखूंगा यहाँ पे, अब आपको बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे देखो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है? वाटर का। तो वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखो, किसके सापेक्ष निकालना है? वैक्यूम के, तो वैक्यूम का नीचे। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है? कांच का। जिसका निकालना हो उसे लिखेंगे ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना हो उसका लिखेंगे नीचे। यहाँ पे किसका निकालना है? डायमंड का। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? पानी के। यहाँ किसका निकालना है बच्चे? कांच का। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? वैक्यूम के। तो मुझे एक चीज बताओ, अब आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना था वाटर का, तो वाटर का ऊपर लिखेंगे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, किसके रेस्पेक्ट में? वैक्यूम के, उसे लिखेंगे नीचे। तो आपको पता ही है वाटर का एब्सोल्यूट कितना है? 1.5, इसका है 1, तो कितना गया ये? 1.5। अब कांच का निकालना है वाटर के रेस्पेक्ट में, तो कांच का कितना बताया था मैंने आपको? 1.5, और वाटर कितना है? 1.33। डायमंड का कितना है बच्चे? 2.42। वाटर कितना है? 1.33। ग्लास का कितना है? 1.5। वैक्यूम का कितना है? 1। तो आपको याद रखना है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कांच का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में निकालो। तो कांच का एब्सोल्यूट कितना है? 1.5, और वाटर कितना है? 1.33। तो जिसका पूछेगा उसे ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा उसे नीचे। आप इसे सोल्व कर लेना, ठीक है। हाँ, वाटर का 1.33, और सॉरी ये वाटर का 1.33 है, 1.33, तो ये 1.33 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ किसका निकालना बच्चे? कांच का। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? वाटर के। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे उसका एब्सोल्यूट नीचे, और जिसका निकालना होगा उसका ऊपर। तो डायमंड का निकालना है आपको बच्चे, डायमंड का ऊपर। किसके रेस्पेक्ट में? ग्लास के, उसका नीचे। आपको निकालना है किसका? ग्लास का। किसके रेस्पेक्ट में? वैक्यूम। तो ग्लास का ऊपर, वैक्यूम का नीचे। आई बात समझ में? लिख लिया? 3 गलत है, 3।
फाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ और ग्लास ग्लास सॉरी ग्लास है तो ये इसका मतलब है कि तुम ध्यान दे रहे हो भाई, खतरनाक हो चुके हो तुम। ठीक है, अब सही है, अब सारे सही हैं। भरत ने बताया बिल्कुल ठीक, तीसरा मैंने गलती कर दिया था मैंने। चलो अब एक मैं अलग से पूछ लेता हूं। अब ये तो मैंने सब बता दिया खुद, अब आप मुझे बताना और ये सोल्व भी करना, पूरा बताना। एक लिखो, फाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। फाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष बताइए। जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष बताइए। फाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू फाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, अच्छा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका बताना है? वाटर का। किसके रेस्पेक्ट में बताना है? कांच के। तो 1.33 अपॉन 1.5। ठीक है, तो इसे आप सोल्व कर लो। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 133 बटे 150, तो 0 पॉइंट कुछ करके आएगा। देखते हैं किसका सही आया है। 0.87 बता रहे हैं बच्चे, या 0.86 ऐसा कुछ बता रहे हैं। तो जो भी आएगा आपका 0.867 ऐसा कुछ बता रहे हैं बच्चे, तो वही 1 से कम ही आएगा। ठीक है, तो ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है, अब आप यहाँ पे एक चीज देखना बच्चे, एक बात ध्यान देना, ये जो मैंने आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताया ना, कि वाटर का बताया ग्लास के रेस्पेक्ट में, या ग्लास का वाटर के, ठीक है, या मैंने आपको बताया कि डायमंड का ग्लास के, या डायमंड का वाटर के, जो मैंने आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताए, ये सब है रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिलेटिव यानी कि सापेक्ष, यानी जल के सापेक्ष कांच का कितना, कांच के सापेक्ष पानी का कितना, पानी के सापेक्ष हवा का कितना, हवा के सापेक्ष डायमंड का कितना, तो ये सब रिलेटिव है, रिलेटिव। लेकिन जो मैंने आपको कल बताए थे, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ 1.33 1.5, ये क्या होते हैं? एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से आप रिलेटिव भी निकाल सकते हो। यानी एब्सोल्यूट का मतलब है जब आप वैक्यूम से, हर बार जब मैंने एब्सोल्यूट लिखा यानी कि हमेशा हम वैक्यूम के सापेक्ष निकाल रहे हैं, ये समझ लो। ये सब क्या है? रिलेटिव है। तो एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर आप देखो तो वैक्यूम का 1 था, फिर सबके 1 से बड़े थे, तो एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होता है, 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, ये समझ लो कि। लेकिन जो रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हैं ये 1 से छोटे भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आया ना 1 से छोटा आया ये 0.86। तो जो आपका एब्सोल्यूट हमने कल लिखे थे, वैक्यूम का 1, पानी का 1.33, कांच का 1.5, डायमंड का 2.42, तो एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है। जबकि जो रिलेटिव है वो आपके 1 से छोटा भी वैल्यू आ सकती है उसकी। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फला का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालो इसके सापेक्ष, तो जिसका पूछेगा उसे ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा उसे लिखेंगे नीचे, और आप इसे सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये एनटीपीसी वगैरह में क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, एसएससी पीसीएस में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। चलो अब आगे देखते हैं, क्योंकि हम तो भाई सभी चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे ना। आप सारे फॉर्म भरते हैं तो सबको ध्यान में रख के पढ़ाना मुझे। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखेंगे, which color travels fastest in vacuum? कौन सा रंग निर्वात में सबसे तेज चलता है? कौन सा रंग निर्वात में सबसे तेज चलता है? कौन सा रंग निर्वात में सबसे तेज चलता है? All colors have same speed in vacuum. कौन सा कलर निर्वात में सबसे तेज चलता है? पहला ऑप्शन है आपका लाल, दूसरा आपका बैंगनी, तीसरा है हरा, चौथा है सभी रंग निर्वात में समान चाल से चलते हैं। सभी रंग निर्वात में समान चाल से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के जैसा, विच कलर ट्रेवल्स फास्टेस्ट in a glass slab, in a glass slab.
कांच की पट्टी में कौन सा कलर, कांच की पट्टी में कौन सा कलर सबसे तेज चलता है? कांच की पट्टी में कौन सा कलर सबसे तेज चलता है? ऑल कलर्स हैव सेम स्पीड, ऑल कलर्स हैव सेम स्पीड इन ए मीडियम। हिंदी वाले बच्चे देखना, हिंदी वाले बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन है, निर्वात में कौन सा रंग सबसे तेज चलता है? पहला ऑप्शन है लाल, फिर है बैंगनी, फिर है हरा। डी ऑप्शन है सभी रंग निर्वात में समान चाल से चलते हैं, सभी रंग निर्वात में समान चाल से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा कलर, कौन सा रंग कांच की पट्टी में सबसे तेज चलता है? लाल, बैंगनी, हरा, सभी रंग किसी माध्यम में समान चाल से चलते हैं। एक ही कमेंट में कोमा लगा के आंसर देंगे आप, एक ही कमेंट में देखो बच्चे, अगर पेपर में आपको वैक्यूम शब्द दिख जाए निर्वात, तो याद रखना निर्वात के अंदर वैक्यूम में सारे कलर सेम स्पीड से चलते हैं। जो स्पीड लाल की वही बैंगनी की, वही हरे की, वही नीले की, वही पीले की। तो इन वैक्यूम निर्वात में सारे के सारे कलर सेम स्पीड से भागते हैं, उनकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी टाइप का। यानी जितनी स्पीड से भागेगा वैक्यूम में उतनी स्पीड से भागेगा, सारे के सारे बराबर स्पीड से। लेकिन अगर आप पेपर में वैक्यूम की जगह कोई मीडियम आ जाए, जैसे यहाँ पे ग्लास स्लैब दे दिया या वाटर दे देता या डायमंड दे देता, याद रखना फिर किसी गिवन मीडियम में, किसी माध्यम में लाल रंग सबसे तेज चलता है और बैंगनी सबसे धीरे। तो लाल की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी की सबसे कम होती है। अगर कोई मीडियम हो जैसे कि पानी, कांच, डायमंड, इस टाइप का, या मीडियम ही लिख दे सीधा पेपर में, वो वैक्यूम में होते हैं सबकी स्पीड बराबर। तो मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ, उसे लिखो, फिर मैं सब समझाऊंगा। इसे लिखेंगे इन वैक्यूम all colors travel with same speed. In vacuum all colors travel with the same speed, but in a given medium, for example glass slab or water, but in a given medium, for example glass slab or water, red color is fastest, while violet color is slowest, violet color is slowest. निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं, निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं, किंतु किसी दिए हुए माध्यम में जैसे कांच या पानी, लाल रंग सबसे तेज चलता है जबकि बैंगनी सबसे धीरे, किंतु किसी दिए माध्यम में लाल रंग सबसे तेज चलता है जबकि बैंगनी सबसे धीरे। तो इन्होंने डी और ए लगाया, उनका बिल्कुल ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पेपर में बड़े ध्यान से पढ़ना, कांच की प्लेट कह दे, पानी कह दे, कुछ भी कह दे, तो लाल रंग तेज, और वैक्यूम शब्द हो तो फिर कोई भी कलर हो, सबकी स्पीड होती है सेम। ठीक है, बताएं। अली कह रहे हैं ऐसा क्यों, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। मैंने पहले आंसर आपको इसलिए बताया ताकि कुछ बच्चों को थोड़ा टिपिकल ना लगे। अगर मैं पहले से समझाता ना और फिर ये बताता तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने जान पूछ के पहले आंसर बता दिया। और ये क्वेश्चन जो मैंने बताए एसएससी, पीसीएस, सीजीएल, जीडी सब पेपर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, सब में आया हुआ है। देखो आप यहाँ पे एक चीज़ देखना बच्चे, अभी मैंने आपको बताया किसी मीडियम में अगर आपको स्पीड निकालनी है किसी मीडियम में, तो आप क्या करेंगे, लाइट की स्पीड जितनी वैक्यूम में है उसे आप डिवाइड कर देंगे उस मीडियम के इंडेक्स से। तो अगर आपको पानी में स्पीड निकालनी थी तो पानी के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे आप। अगर मैं इसे थोड़ा सही से करके लिखूं तो n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा आपका CY/V, यानी किसी भी मीडियम का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है अपॉन लाइट की स्पीड मीडियम में। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में, C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कौन सा मीडियम, जिस मीडियम का आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास इस फॉर्मूले से n आ गया C/V। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ बड़े ध्यान से कि हमने कल पढ़ा था ये लाइट की स्पीड वैक्यूम में तो फिक्स है 3 × 10⁸ कांस्टेंट है।
अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एफ लैम्डा, एफ लैम्डा। तो मुझे एक चीज़ बताना आपसे बच्चे, हमें ये बात पता है कि भाई ये चीज़ तो कांस्टेंट है, ये चीज़ कभी नहीं बदलती, ये फिक्स है, कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, ये भी कभी नहीं बदलती। तो हमें पता है कि जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है व्युत्क्रमानुपाती, यानी जिस रंग की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उस रंग का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा। जैसे आपको पता है कि जो रेड कलर है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो रेड रंग का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम। यहाँ एक चीज़ देखना, मान लो, इसका मतलब समझना, कोई भी मीडियम अगर आपके पास है बच्चे और उस मीडियम में लाल रंग चल रहा है, तो कोई भी मीडियम लाल रंग के लिए उस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ ज़्यादा है। तो लाल रंग के लिए उस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम का मतलब यह है कि वो मीडियम लाल रंग के लिए रेरर, विरल माध्यम की तरह काम करेगा। और विरल माध्यम में आपको पता ही लाइट तेज भागती है, लेकिन जिस रंग की वेवलेंथ होगी कम उस रंग के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? ज़्यादा। जैसे वायलेट कलर, आपको पता है कि वायलेट कलर की वेवलेंथ बैंगनी की वेवलेंथ कम होती है, तो यानी कि बैंगनी रंग के लिए मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा आएगा? ज़्यादा। यानी कि सेम मीडियम, वही माध्यम, मान लो कांच है, उसी मीडियम में चल रहा है लाल रंग, उसी मीडियम के अंदर चल रहा है बैंगनी रंग, तो यही मीडियम लाल रंग के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी यही मीडियम लाल रंग के लिए तो करेगा रेरर, विरल माध्यम की तरह काम, और यही मीडियम बैंगनी रंग का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, बैंगनी रंग के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है ज़्यादा, यानी यही मीडियम बैंगनी रंग के लिए काम करेगा डेंसर मीडियम की तरह, सघन माध्यम की तरह काम। यानी वही मीडियम कांच लाल रंग के लिए तो विरल बन गया, और वही मीडियम बैंगनी रंग के लिए क्या बन गया? सघन। तो अगर ये बैंगनी रंग के लिए मीडियम सघन बन गया तो बैंगनी रंग स्लो चलेगा, क्योंकि वो मीडियम, क्योंकि जिस मीडियम डेंसर होता है उसके अंदर स्पीड कम हो जाती है, और यही मीडियम लाल रंग के लिए विरल की तरह काम कर रहा है, रेरर की तरह, तो यानी कि यहाँ पे लाल रंग की स्पीड कैसी आएगी? ज़्यादा। तो इसलिए मैंने कहा था कि किसी मीडियम में लाल रंग की स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मीडियम लाल रंग के लिए विरल माध्यम की तरह काम करता है, रेरर की तरह। और बैंगनी रंग की स्पीड कम क्यों होती है? क्योंकि वही मीडियम बैंगनी रंग के लिए डेंसर की तरह काम करता है, क्योंकि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आता है बैंगनी रंग के लिए। लाल रंग के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा आता है? कम आता है। तो सेम मीडियम लाल रंग के लिए कैसा है? रेरर। सेम मीडियम बैंगनी रंग के लिए कैसा है? डेंसर। तो बैंगनी के लिए डेंसर है तो बैंगनी रंग स्लो चलेगा, लाल के लिए रेरर है तो लाल रंग चलेगा फास्ट। ठीक है, आई बात समझ में? ये मैंने कल आपको बताया था कि रेरर मीडियम का मतलब ये होता है कि जहां लाइट तेज भागे, डेंसर मीडियम का मतलब होता है जहां लाइट स्लो चल जाए। तो बैंगनी रंग के लिए मीडियम हो गया डेंसर, यानी कि बैंगनी रंग तो स्लो चलेगा, और रेड कलर के लिए मीडियम हो गया रेरर, विरल, यानी कि लाल रंग तेज चलेगा। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन थी। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप जो को मैंने पहले आंसर लिखवा दिया, आप उस आंसर को सीधा याद कर लेना कि किसी मीडियम में लाल रंग तेज चलता है और बैंगनी चलता है धीरे। और एक क्लास उसे समझ में आएगी जिसने कल की क्लास को समझकर लिखा हो अपने हाथ से। भाई कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप एयर और वाटर में, वाटर को डेंसर क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट पानी में धीरे चलती है, तो लाइट पानी में चलती है धीरे, तो आपने से कह दिया डेंसर सघन। हवा को आप विरल क्यों कहते हो? क्योंकि लाइट यहाँ तेज भागती है, तो जिस मीडियम में लाइट तेज भागेगी वो विरल है, जिसमें धीरे चलेगी वो डेंसर है। तो मैंने कहा आपसे कि जिस कलर की वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी उस कलर के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो लाल रंग की वेवलेंथ ज़्यादा है तो लाल रंग के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। बैंगनी की वेवलेंथ कम है तो बैंगनी के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो गया? ज़्यादा। यानी एक वही मीडियम, मान लो आपने पानी ले लिया, वही मीडियम लाल रंग के लिए तो हो जाएगा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी कि विरल। वही मीडियम बैंगनी रंग के लिए हो जाएगा डेंसर, यानी कि सघन। तो बैंगनी रंग के लिए अगर मीडियम डेंसर हो गया तो बैंगनी रंग स्लो चलेगा, लाल रंग के लिए मीडियम अगर विरल हो गया तो लाल रंग तेज भागेगा। ये तो बताया मैंने। सौरभ कह रहा मुझे समझ में आया। विष्णु अभी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को समझने की आपको जरूरत नहीं है, अभी केवल रिलेशन प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझने की जरूरत है। मैंने कहा था कि वेव वाले चैप्टर में आएंगे उन्हें तब बता दूंगा मैं, अभी इनके मतलब की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको समझ में आया तो कोई बात नहीं, नहीं भी आया तो और अच्छी बात है। आंसर तो आपको पहले से पता है, दिमाग पे ज़्यादा जोर आपको नहीं डालना पड़ेगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, अपवर्तनांक निर्भर करता है। एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, अपवर्तनांक निर्भर करता है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑन मीडियम, माध्यम पर। सेकंड है कलर ऑफ लाइट,
प्रकाश के रंग पर, तीसरा है टेम्परेचर ऑफ मीडियम, माध्यम के तापमान पर, फोर्थ ऑप्शन है ओनली 1 and 2 यानी कि मीडियम पे भी और कलर पे भी, फिफ्थ ऑप्शन है 1, 2 and 3 ऑल यानी कि तीनों पे। तो लिखेंगे अपवर्तनांक निर्भर करता है, यदि रेड ऑप्शन में ना हो तो किसका स्पीड ज़्यादा होगा, तो रेड से कम क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज की होगी। और ऐसे नहीं होता, वो जो मैंने बताया वो ध्यान को आपको बताना बच्चे। अपवर्तनांक किस बात पर डिपेंड करता है, मीडियम पर, लाइट के कलर पर, माध्यम के तापमान पर, केवल पहले और दूसरे पर, तीनों पर, 5 ऑप्शन हैं। मिश्रा जी, सौरभ, राहुल, राघव, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास में। कोई कह रहा तीनों पर, कोई कह रहा पहले दूसरे पर, कोई कह रहा पहले पर, अलग अलग आंसर हैं सबके। रवि, जूली, अली, मंचन, राकेश, मनु, विकास, इतना सारा वैरायटी कैसे रही भाई आज। रजनीश, भूपेंद्रा, विपिन, अनुराग। देखो पहले ऑप्शन में तो किसी को डाउट नहीं है कि अपवर्तनांक मीडियम पे तो डिपेंड करता ही है भाई, मीडियम पे डिपेंड करता है ना। जैसे वाटर का कितना है 1.33 और ग्लास कांच का कितना है 1.5। चलो काला पेन ले लेते हैं। तो बच्चे आपको पता है कि मीडियम पे तो करता ही है। अच्छा कलर पे भी डिपेंड करता है, आपको पता है कि रेड कलर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है लाल रंग का, इसलिए लाल रंग की स्पीड कैसी होती है ज़्यादा। बैंगनी रंग के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज़्यादा, इसलिए बैंगनी रंग में स्पीड कैसी बताई थी मैंने अभी, कम होती है। अच्छा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तापमान पे भी। आंसर है ये। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ध्यान रखना। जैसे मान लो बच्चे आपकी ये हवाएं हैं, ये हवा है, हवा, ये हवा ही है, सेम एयर है। लेकिन अगर गर्म हवाएं हैं, हॉट एयर है, तो बच्चे ध्यान रखना कि जो हॉट एयर होती है ना, वो हॉट एयर गर्म होकर फैल जाती है चारों तरफ को, तो एक रेयर विरल माध्यम की तरह काम करती है। मान लो किसी कमरे में 5 बंदे थे, आपने उन चारों को अलग अलग फैला दिया, तो आपको बंदे लगेंगे बहुत दूर दूर खड़े हैं। लेकिन जो ठंडी हवा होती है वो डेंसर मीडियम की तरह काम करती है। ठंडी हवा होती है भारी, वो नीचे को बैठती हैं। तो जो बच्चे ठंडी एयर हैं, जो कोल्ड एयर है, यानी है दोनों केस में एयर ही, ये गर्म हवा, ये ठंडी हवा, तो जो हॉट एयर है वो एक विरल माध्यम की तरह काम करती है, क्योंकि वो फैल जाती है चारों तरफ को। विरल माध्यम की तरफ गर्म होने की वजह से चारों तरफ को फैल जाएगी। लेकिन जो ठंडी हवा होती है वो डेंसर मीडियम की तरह काम करती है, सघन माध्यम की तरह। तो हमने क्या देखा, थी तो एयर ही, एक ही मीडियम था, लेकिन उस मीडियम में भी जो पार्ट गर्म है वो विरल है, जो पार्ट ठंडा है वो डेंसर है। यानी कि अगर लाइट चलेगी तो गर्म हवाओं में लाइट तेज भागेगी, क्योंकि गर्म हवाएं रेयर मीडियम की तरह काम करती हैं, और ठंडी हवा में लाइट स्लो चलेगी थोड़ी सी। हालांकि बहुत ही मामूली फर्क होगा, जिसे आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे। तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो आंसर आपका ही है। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मीडियम क्या है, पानी है कि कांच है, उस पर ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। जो मीडियम है उसके अंदर कौन सा कलर चल रहा है उसके हिसाब से भी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएंगे। वही मीडियम लाल रंग के लिए विरल होगा और बैंगनी रंग के लिए सघन होगा। टेम्परेचर वही मीडियम में अगर हवाएं गर्म है तो विरल है, ठंडी हवाएं हैं तो डेंसर है। ठीक है। रवि भाई कह रहे हैं आपकी आवाज़ धीरे आती है। भाई एक बार बार बात मत बोलो, मोबाइल चेंज करो अपना, अच्छी स्पीड मोबाइल रखो। ठीक है। अरे कलर वाला भी बताया थोड़ी देर पहले, तो वही चीज लिखी मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे कि अलग अलग कलर के लिए मैंने बताया ना कि लाल रंग के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, लाल रंग के लिए मीडियम विरल माध्यम की तरह काम करता है, इसलिए वहां पे स्पीड ज्यादा होती है। बैंगनी रंग के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का आता है ज्यादा, यानी वो सघन माध्यम की तरह काम करता है, इसलिए स्पीड कम आती है। अब आप यही भी समझ नहीं पा रहे हो कि डेंसर मीडियम कहते ही उसे यहाँ पे स्पीड कम हो जाए, और रेयर कहते ही उसे यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो जाए। आपने कल की क्लास ध्यान से नहीं सुनी तो मैं बार बार एक ही बात तो वही रिपीट नहीं करूंगा। आप साइंस स्पेशल बैच में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप थोड़ी बुद्धि आपके अंदर है, आपको थोड़ी वो चीज़ें आती हैं, और थोड़ा सा आपको लेवल बढ़ाना है। तो लेवल तभी बढ़ेगा जब खुद से आप चाहोगे। ठीक है, चलो। अच्छा एक क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ पे भी। अब देखो मैंने आपको ये बताओ मुझे आप कि जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक, इसकी यूनिट, इसका मात्रक क्या होता है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का मात्रक, इसकी यूनिट आपको बतानी है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा।
किलोग्राम, सेंटीमीटर, इस टाइप का। माइक थोड़ा पास करें, स्लो है भाई, दुखी मत करो भाई, सुन रहा है तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। सौरभ भाई आपका बिल्कुल गलत है। अली ने ठीक कहा। देखो जिन बच्चों ने ये एंगस्ट्रॉम लिख रहे हैं ना, उनका बिल्कुल गलत है, बाकी का सही है। देखो अरे भाई रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या था फॉर्मूला, लाइट की स्पीड वैक्यूम में अपॉन लाइट की स्पीड मीडियम में। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में इसे भी नापेंगे मीटर पर सेकंड में, भाई स्पीड तो मीटर पर सेकंड में नापते हैं ना, और लाइट की स्पीड मीडियम में इसे भी मीटर पर सेकंड में नापेंगे, कट जाएंगे दोनों। भाई ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, बस ऊपर वाली स्पीड वैक्यूम में, नीचे वाली मीडियम में, तो ये भी मीटर पर सेकंड में नापेंगे, ये भी मीटर पर सेकंड में नापेंगे, दोनों कट जाएंगी। तो यूनिट लेस है ये, मात्रकहीन। तो लिखेंगे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है, अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी, अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है। यस बिल्कुल ठीक लिखा मात्रकहीन वालों ने, यूनिट लेस। अमर, भरत, राघव, विशु, सुनील, श्रेया, अभिनव, अंकित, रवि, राजीव, राहुल, सुमित द्विवेदी, सिंघला, क्या नाम है भैया, चला गया, चलो कमेंट आपका, बाद में नाम पढ़ेंगे ढंग से, ठीक है। अब मैं आपके सामने कल की क्लास से जो मैंने बताया है उसमें 4-5 पॉइंट मैंने बताए हैं, एक बार इन 4-5 पॉइंट को दोबारा सुनना ध्यान से। सर थोड़ा लाउडली बोले, भाई क्या हो गया तुम्हें लाउडली बोले, कहाँ चला गया ये लड़का। तुम्हारा मोबाइल खराब है कि आज आवाज, भाई मैं तो बहुत जोर से बोलता हूँ, अगर मेरी आवाज भी नहीं सुन रही तो तुम्हें किसकी आवाज सुनेगी। हेलो हेलो, देखो भाई बच्चे कह रहे आवाज कम आ रही है, स्लो आ रही है, जब से ये बोले जा रहे हैं। तो रोज मेरी क्लास खराब करके जाता है, कल भी उसके कैमरे की सेटिंग खराब कर गया, उससे दूसरे ठीक करवाई मैंने, साफ नहीं दिख रहा था कल 4 बजे वाली इसी क्लास में, फिर उसने दूसरे ने किए, उसने वॉल्यूम बढ़ा दे भाई, इन्होंने मेरी जान खा ली है घंटे से, मैं चिल्ला चिल्ला गला दुख रहा है। अब मुझे लगा कि एक आध के मोबाइल में हो रही होगी दिक्कत। हेलो, अब बताना भाई कैसे बजा रही है, ठीक है। तो पहले क्यों नहीं की, इसे तो पैसे वैसे लेंगे सर की क्लास खराब करने के लिए। अब मुझे थोड़े ना सुन रही है, मैं तो लग रहा बहुत जोर से बोल रहा हूँ। अरे 2-4 बच्चे तो वैसे बीच में आते रह और 5 मिनट में। अब बच्चे कह रहे सही है, यस बढ़िया, तेरा भाई पता करवाना पड़ेगा, तेरा सही नहीं लग रहा है मुझे हिसाब किताब। चलो यहाँ देखो अब ठीक आ रही होगी। अच्छा ये एक चीज देखेंगे, अच्छा मैंने आपको इस चैप्टर में क्या क्या बताया सुना ध्यान से। सबसे पहले एक शब्द समझेंगे, हमने लिखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन। अब आपका ना भौतिक क्विक रिवीजन है ये, बस अगले 5 मिनट आप ध्यान देना, आपकी 2 दिन की क्लास सफल है। तो आपसे कोई पूछ ले कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे लाइट जो अपना मीडियम चेंज करती है, प्रकाश जो अपना माध्यम बदलता है, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा मैंने कहा लाइट मीडियम चेंज करेगी, तो मीडियम चेंज करते समय क्या नहीं बदलेगा, आप बोलेंगे कलर नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नहीं बदलेगी, इसके अलावा सब कुछ बदल जाएगा। तीसरा मैंने फिर आपसे कहा कि बताओ कि किसी मीडियम में कौन सा कलर तेज चलता है, तो मीडियम में लाल रंग तेज चलता है, बैंगनी चलता है धीरे। लेकिन अगर वैक्यूम शब्द आ गया तो सारे कलर की स्पीड सेम है। फिर एक हमने पढ़ा बच्चे कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई मात्रक नहीं है इसका। अच्छा किसी मीडियम में अगर आपको लाइट की स्पीड चाहिए तो लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है उसे आप डिवाइड कर देंगे
उसी मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से, अपवर्तनांक से, जिसके अंदर आपको लाइट की स्पीड निकालनी है। तो यहां तक आपको पॉइंट अगर पता है तो आपका क्लास पढ़ना सफल है। वैक्यूम में सारे कलर की स्पीड सेम, मीडियम में लाल रंग की तेज, मीडियम बदलना रिफ्रैक्शन, मीडियम बदलते हुए कलर फ्रीक्वेंसी का ना बदलना, और किसी मीडियम में लाइट की स्पीड चाहिए तो वैक्यूम में जो स्पीड है उसे डिवाइड कर देंगे जिस मीडियम में स्पीड निकालनी है उसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक से। क्लियर है? सही आ रही है वॉइस? तो बताओ जो मैंने अभी पॉइंट बोले हैं ये सारे पॉइंट आपको आते हैं कि नहीं? एक और ऐड कर सकते हैं आप इसमें कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किस बात पर डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है, पानी है कि हवा है, कलर क्या, लाइट का कलर क्या है। अलग अलग कलर के लाइट के लिए मीडियम रेयर या डेंसर हो सकता है, और एक टेम्परेचर। क्लियर है? सही आ रहा है वॉइस? ओके, सभी पॉइंट जो बताएं सब आते हैं। बस इसके आसपास जो मैंने बताया फालतू की बकवास थी और ये तो तुम्हें आने चाहिए। अच्छा, आपको 3-4 के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स भी याद करने हैं। वैक्यूम का 1, हवा का 1.3 बार 0, फिर 3 लिख देना, पानी का 1.33 या 4/3 कुछ भी लिखा मिल सकता है, कांच का 1.5, डायमंड का 2.42। ठीक है? क्राउन एक ग्लास का पूछा था एक बच्चे ने तो उसका 1.52 था क्राउन ग्लास का, अगर पूछ ले स्पेशली। फ्लिंट ग्लास का पूछ लेना, डेंस फ्लिंट ग्लास, सघन फ्लिंट कांच का, तो उसका 1.65 होता है डेंस फ्लिंट ग्लास। अगर खाली ग्लास लिखेगा तो फिर 1.5 ही बताएंगे आप। आते हैं सारे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलो अब यहां पे हम थोड़ा सा और फॉर्मूले में की तरफ आ रहा हूं मैं, थोड़े से आपको बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं एनटीपीसी वाले लेवल के। यहां देखो, उनमें से एक क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का भी है, आसान था पर बच्चे पता नहीं क्यों नहीं कर पाए। देखो देखो, ये बच्चे अपने पास एक बकेट है, बाल्टी है, ये पानी से भरी है पूरी, और आप इसकी गहराई को आप इसे झांक के देखेंगे अभी ऐसे करके। तो अब एक चीज देखना, पानी से भरी बाल्टी हो, कोई बीकर हो, स्विमिंग पूल हो, अगर पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल साफ पानी है, गंदा पानी नहीं है, अगर आप कभी भी पानी से भरी कोई चीज देखेंगे तो आप एक चीज देखना, अगर आप पानी से भरी कोई भी चीज देखेंगे तो बच्चे एक चीज देखना आप कि पानी से भरी चीजें हमेशा कम गहरी दिखती हैं, कम गहरी। आप कभी ना दिमाग से ऐसे सोचना, घर पे जाना, आज एक खाली बाल्टी लेना, बिल्कुल खाली बाल्टी, उसे झांक के देखना खाली बाल्टी को, तो उसकी गहराई मन में महसूस करना, अच्छा ये बाल्टी हमारे घर में इतनी गहरी है। अब उस बाल्टी के अंदर पानी भर देना, अब देखना वो थोड़ी सी कम गहरी महसूस होगी। तो पानी से जो भरी बाल्टी है वो थोड़ी सी कम गहरी महसूस होती है। ठीक है? देखो उसकी वजह क्या है। आप एक चीज देखना, आपको बच्चे पानी की बाल्टी की गहराई महसूस करनी है, तो गहराई कब महसूस करोगे? जब इसका आप तली देखोगे, बॉटम देखोगे और सबसे ऊपर वाला हिस्सा देखोगे, तब तो दिमाग में गहराई बनेगी। ठीक है? अब मुझे बताओ, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा देखना है, तो कोई चीज मुझे कब दिखती है? मैंने आपको बताया था कल ही, कोई चीज हमें तब दिखेगी जब उस पर लाइट टकराकर आपकी आंख पर पहुंचेगी। तो आपको तली देखनी है, तो तली पर जो लाइट चल रही है, ये लाइट मान लो आपकी आंख की तरफ जा रही है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये यहां पे लाइट चल रही है, चल रही है, चल रही है, लाइट कहां चल रही है? पानी में। लेकिन जैसे लाइट बाल्टी से बाहर निकलेगी, बाहर तो हवा है, तो लाइट जा रही है पानी से हवा में, यानी अपना मीडियम बदल रही है। और आपको पता ही है, जब लाइट मीडियम बदलती है तो लाइट या तो बाहर की तरफ को मुड़ेगी या अंदर को मुड़ेगी। तो अब देखो लाइट कहां जा रही है? वाटर से एयर में, यानी डेंसर मीडियम से रेयर, सघन माध्यम से विरल में। और जब लाइट जाती है डेंसर से विरल में तो दूर को हट जाती है। अभी लाइट हट गई दूर, ये मिलेंगे तो है नहीं आपस में, आप इन्हें पीछे की तरफ को बढ़ाओ। तो एक्चुअल में आपको ये पानी की जो बाल्टी की जो तली है ना, इसका ये वाला पॉइंट यहां दिखेगा, तो आपको लगेगा कि बाल्टी केवल इतनी ही गहरी है। समझ रहे हो बात को? देखो, अगर बाल्टी के अंदर पानी ना होता तो तली से लाइट चलती सीधे आपकी आंख में पहुंचती, तो आप क्या करते? जितनी लाइट, ये वाला पॉइंट आपको यहीं महसूस होता, यहीं पे ही। लेकिन बाल्टी में जब आपने पानी भर लिया तो जो लाइट बॉटम से चल रही थी, ये लाइट चल रही थी पानी में। लेकिन जब ये लाइट पानी से हवा में निकलेगी, सघन से विरल माध्यम में, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जब लाइट जाती है वाटर से एयर, सघन से विरल माध्यम में, तो दूर हटती है। तो जो लाइट दूर हटी से पीछे बढ़ाओ, तो आपको ये मिलती हुई महसूस होंगी यहाँ पे। तो जहां पर आपको मिलती हुई महसूस होंगी ना,
एक्चुअल में आपको पानी की बाल्टी की तली वहीं दिखेगी, तो बाल्टी थी तो इतनी गहरी, पर आपको इतनी ही गहरी लगेगी। तो पानी से भरी बाल्टी जो कम गहरी दिख रही है, उसकी वजह क्या है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। क्यों? क्योंकि लाइट का मीडियम बदलना क्या होता है? रिफ्रैक्शन। और मीडियम बदलने की वजह से ही, लाइट के पानी से हवा में जाने की वजह से ही आपको कहीं की चीज कहीं दिखाई दे रही है। तो पानी से जो भरी बाल्टी है वो आपको कम गहरी दिखती हैं। अब पेपर में आपसे पूछेगा कि अगर एक बाल्टी 20 मीटर गहरी है तो आपको कितनी मीटर गहरी लगेगी? ठीक है सर, वेवलेंथ चेंज होती है? नहीं, पिछली कल की क्लास देखो, मुंह उठा के मत चलाया करो क्लास में। ठीक है, ऐसी ट्यूबवेल की जो हुड्डी होती है उसमें भी सेम यही है। अगर पानी बिल्कुल साफ है तो पानी से भरी बाल्टी हो, स्विमिंग पूल हो, ट्यूबवेल की हुड्डी हो, कोई बीकर हो, आपको कम गहरा लगेगा। अब पेपर में आपको दे देगा पूरी गहराई कि अगर एक बाल्टी इतनी गहरी है तो किसी व्यक्ति को कितनी गहरी लगेगी, या इतनी गहरी लग रही है तो एक्चुअल में कितनी गहरी होगी। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला देखो, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। ये जो बच्चे एक्चुअल डेप्थ है इसे आप मान लो d, और जो आभासी गहराई है, आपको गहराई इतनी महसूस हो रही है, इसे मान लो d डैश। तो d है यहां पे एक्चुअल डेप्थ, वास्तविक गहराई, d डैश है अपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई। तो बच्चे यहां पे एक रिलेशन है, देखो इस अपरेंट डेप्थ आभासी गहराई में और एक्चुअल डेप्थ में एक रिलेशन है, d डैश इज इक्वल टू d इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। n1 क्या बच्चे? जहां से लाइट चलती है उस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n2 है जहां लाइट पहुंचेगी उस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यानी n1 है जिस चीज को देखना है, आपको सिर्फ पानी की बाल्टी की तली देखनी थी, जिस चीज को देखना है तो वो चीज जहां पर रखी है, वो चीज कहां रखी है? पानी में। तो जिस चीज को देखना है वो चीज जिस मीडियम में होगी उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे कैसे समझाऊं, एक मिनट रुको, कि थोड़ा सा आसान शब्द यूज करता हूं मैं। ये तो आपको समझ में आ गया। डी डैश क्या है? अपरेंट। डी क्या है? एक्चुअल डेप्थ। n2 अपॉन n1। जिसे देखना है, जिसे देखना है वह ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है, वह ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे आपको बच्चे पानी की बाल्टी की तली देखनी थी, तो पानी की बाल्टी की तली किसमें है? पानी में। तो यहां पे आप पानी का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे। n2 है जहां से देख रहे हैं, जहां से देख रहे हैं उस मीडियम का अपवर्तनांक, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो आप मुझे बताओ, आपको ये बताना है कि पानी की बाल्टी 25 मीटर गहरी तो कितनी मीटर गहरी लगेगी। आपको मान लो डी डैश निकालना है, एक्चुअल डेप्थ कितनी है? 25। अब दिक्कत क्या आएगी, इन्हें तो वो तो बहुत आसान है, कितनी लग रही है और कितनी एक्चुअल है, या कितनी एक्चुअल है कितनी लगेगी, ये तो आप ढूंढ लोगे पेपर में क्वेश्चन पढ़ के। लेकिन n1 n2 कैसे ढूंढेंगे? आप मुझे बताओ, अब पानी की बाल्टी की तली को देखना है तो देखो कहां से? आप हवा से। आप हवा से देखोगे तो n2 होता है जहां से हम देख रहे हैं उस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ऊपर आप हवा का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे। जिसे देखना है तो आपको देखना है किसे? पानी की बाल्टी को, तली को। तो तली किसमें है? पानी के अंदर। तो नीचे लिखेंगे पानी का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूं। पहला आप इस चीज को पूरा लिख लो जैसे मैंने लिखवाया है। डी डैश का मतलब है आभासी गहराई, डी का मतलब है एक्चुअल डेप्थ, n2 का मतलब है जहां से मैं देखेंगे उस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 है जिसे देखना है उस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां तक का उतार लो एक बार, फिर मैं एक बार इसे थोड़ा सा 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा तो अब चीजों को थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं तो शायद थोड़ा समझ में आने लगे, फिर से मैं इससे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी पहले बेसिक सिंपल क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर, 2-4 क्वेश्चन। देखो मुझे क्वेश्चन बताओ, एक बाल्टी
20 मीटर गहरी है, एक बाल्टी की एक्चुअल डेप्थ 20 मीटर गहरी है, आपको इसकी अपरेंट डेप्थ आभासी गहराई बतानी है। आपको बताना है 20 मीटर गहरी एक बाल्टी पानी से भरी है, वाटर से भरी है, 20 मीटर गहरी एक बाल्टी पानी से भरी है, इसकी आभासी गहराई क्या होगी? इसकी आभासी गहराई क्या होगी? फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ ए बकेट ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड फिल्ड विद वाटर। 20 मीटर गहरी एक बाल्टी पानी से भरी है, उसकी आभासी गहराई क्या होगी? जब भी पेपर में आपको बच्चे अपरेंट डेप्थ पूछ ले, सबसे पहले सब कुछ भूल भाल के इस फॉर्मूले को लिख लो, डी डैश अपॉन डी n2 अपॉन n1। अब क्वेश्चन अपने आप से होगा। आपको आभासी गहराई निकालनी है, एक्चुअल वास्तविक दे रखी है। अब n2 क्या है? जहां से देख रहे हैं, n1 जिसे देखना है। तो आपको देखना है किसे? पानी की बाल्टी की तली को। तो ये तो बच्चे किस में है? ये किसके अंदर है? पानी के अंदर। तो नीचे लिखेंगे हम पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखेंगे हम हमेशा कहां से? हवा से। तो ऊपर किसका लिखेंगे? हवा का। तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, हालांकि होता तो 1.0003 है, पर न्यूमेरिकल में हम 1 यूज करेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। पानी का कितना है? 4/3। तो 4 पंजे 20, तो डी डैश कितना आ गया आपका? 15 मीटर आ गया। यानी हर 20 मीटर गहरी बाल्टी आपको 15 मीटर गहरी लगेगी अगर वो पानी से भरी हो। समझ में आई बात? है एक TIR। अरे रिफ्रैक्शन तो पूरा पढ़ लो, TIR तो बाद में बता देंगे। रिफ्रैक्शन पढ़ लो पहले, या TIR बता दूं पहले से सब कुछ छोड़ दूं? पवन कह रहे हैं वेवलेंथ चेंज होती है। नहीं भाई, कानवान में आवाज पहुंच रही है मेरी? सुन रहा आपको? मैंने कल की क्लास में बताया कि वेवलेंथ चेंज होती है कि नहीं। कल की क्लास देखो, मुंह उठा के मत चलाया करो बीच में लाइव क्लास में। एक कह लाउडली बोलो आदेश अभी भी। भाई बहरे हो गए हो लग रहा आप। देखो अगला क्वेश्चन बताओ मुझे। अब थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी, ऐसे नहीं, थोड़ा आगे चल के देखो। ये बच्चे एक तालाब है, 2-3 क्वेश्चन करोगे ना अपने आप से कहोगे सर रहने दो बहुत करा दिए, अब आगे समझ में। ये तालाब है, इसके अंदर बच्चे एक मछली है। ये मछली जल की रानी है। ये मछली बच्चे तालाब में है, मान लो कि 100 मीटर गहराई पर। एक इधर चील है, कोई पक्षी है ये जो शिकार करता है, बाज टाइप का। ये मान लो कि 150 मीटर गहराई पे है, 150 मीटर ऊंचाई पे, सॉरी। अब आपको बताना है, क्वेश्चन है फाइंड द अपरेंट डेप्थ, फाइंड द अपरेंट डेप्थ बिटवीन फिश एंड बर्ड। पक्षी, ऐसे लिखो, मछली और पक्षी के बीच की आभासी गहराई ज्ञात कीजिए। मछली और पक्षी के बीच की आभासी गहराई ज्ञात कीजिए। मछली और पक्षी के बीच की आभासी गहराई ज्ञात कीजिए। 20 मीटर डी डैश नहीं। अरे भाई अजय क्या पढ़ रहे हो? डी डैश है अपरेंट डेप्थ, डी था एक्चुअल डेप्थ। डी डैश अपॉन डी इजकल टू n2 अपॉन n1। तो पिछले क्वेश्चन में आपको अपरेंट डेप्थ निकालनी है। एक्चुअल डेप्थ दे रखी थी 20 मीटर, तो डी था एक्चुअल। जब मैं लिखता हूं ना तुम साथ में सुनते रहते हो, इसे फॉर्मूले को लिख लिया करो तभी सोल्व होंगे क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, मछली और पक्षी के बीच की आभासी गहराई आपको बतानी है कितनी होगी। सबसे पहले आप एक चीज समझना, नॉर्मली हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? भाई ये 100 मीटर पे है गहराई में, ये कितने पे? 150। तो हमारा आंसर होना चाहिए 150 प्लस 100, यानी कितना आना चाहिए था? 250 मीटर। पर वो हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? आपको बच्चे निकालनी है डेप्थ। डेप्थ गहराई का मतलब क्या है कि आपको, यानी कि मछली को देखना है, किसे? पक्षी को। तो आपको पता है कि पानी के अंदर की चीज थोड़ी सी उठी हुई दिखती है, यानी एक्चुअल में आंसर क्या होगा? 150 में 100 ऐड नहीं होगा। ये मछली इस पक्षी को थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगी, जैसे पानी की बाल्टी की तली उठी हुई दिखती है, जैसे इसी तरीके से आपको मछली थोड़ी उठी हुई दिखेगी। तो इस पक्षी तो 150 की ऊंचाई पर है, पर इसमें 100 ऐड नहीं होगा क्योंकि मछली थोड़ी सी ऊपर दिखेगी। तो यानी आंसर 250 से कम आएगा, इतना तो कंफर्म है। अभी मछली कितना ऊपर दिखेगी उसे निकाल लो। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, डी डैश अपॉन डी n2 अपॉन n1। तो आपको इस मछली की अपरेंट डेप्थ निकालनी है कि कितना ऊपर दिखेगी। इसकी एक्चुअल डेप्थ कितनी है? 100। अच्छा, डेप्थ हमेशा सरफेस से नापते हैं, जहां पानी और हवा मिल रहे हैं, जहां पानी खत्म हवा शुरू, वहां से। तो कितना दे रखा है आपको? ये 100 दे रखा है। n2 है जहां से देख रहे हैं,
तो पक्षी का हवा में है, तो हवा का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1। N2 जिसे देखना है, मछली को देखना है, मछली है पानी में, तो पानी का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 4/3। तो 4 से कट करेंगे 25, तो डी डैश कितना आ गया आपका 75। तो एक्चुअल में क्या होगा, इस पक्षी को मछली 100 मीटर पर नहीं दिखेगी, इस पक्षी को मछली दिखाई देगी 75 मीटर गहराई में। तो 150 तो खुद है और मछली लगेगी इसे 75 पे, तो दोनों के बीच की कितनी हो गई, दोनों के बीच में कितनी हो गई 150 प्लस 75, यानी कितना आ गया 225 आ गया आंसर। ये बात आई नहीं आई समझ में? जिन्होंने 225 लिखा उनका बिल्कुल सही है। एक बार बताओ कि आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलो ये क्वेश्चन करो, आप एक काम करो, मैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देता हूं। मान लो कि ये तो है 36 मीटर पे, और ये मान लो कि बच्चा आपका है 50 मीटर पे। अब बताओ सेम क्वेश्चन करो, ये क्या आंसर आएगा? ये किस खुशी में भाई? किसने? राकेश यादव सर ने। किसने सर? अच्छा गोपाल सर ने। कौन सी? क्रेटा। क्वेश्चन करो भाई ये वाला। सेवेंटी 77 आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। कुछ बच्चों का 87 भी आ रहा है। देखो सबसे पहले यहां देखेंगे, देखो नॉर्मली बच्चे क्या होना चाहिए था कि ये 50 मीटर की ऊंचाई पे है, ये 36 मीटर की गहराई पे है, तो आंसर आना चाहिए हमारा 50 + 36 86। पर आपको पता है आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जो मछली है ना ये पानी में है, तो ये थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देगी, थोड़ी सी उठी हुई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसकी अपरेंट गहराई निकाल लेते हैं मछली की। तो फॉर्मूला क्या है, d'/d = n2/n1। तो d' निकालना है, एक्चुअल है 36, n2 किसे देखना है, मछली को, सॉरी n2 जहां से देखना है, तो देखेंगे कहां से, हवा से। तो हवा कितना होता है 1, n1 जिसे देखना है मछली को पानी में, पानी का होता है 4/3, 4 × 36, d' हो गया 27 मीटर, यानी कि मछली जो होगी ये 27 मीटर ऊंचाई गहराई पे दिखाई देगी। ये 50 खुद है, ये लगेगी 27, तो 50 + 27 कितना हो जाएगा 77, यानी कि बिल्कुल ठीक है 77। अरे दोनों का बीच का पूछा उसने, बिटवीन फिश एंड बर्ड, तो आपको टोटल बतानी है। ये 27 आया, खाली 27 आंसर नहीं है, 50 भी जोड़ देंगे इसमें। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं माहौल को। अब देखो अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा, करना क्वेश्चन। ये बच्चा तालाब है, इसके अंदर एक मछली है, मान लो कि ये 25 मीटर है, और ये पक्षी है, ये मान लो कि 100 मीटर पे है। आपको इस बार बताना, फाइंड द अपरेंट हाइट
फाइंड द अपरेंट हाइट बिटवीन फिश एंड बर्ड, फाइंड द अपरेंट हाइट बिटवीन बर्ड एंड फिश। इस बार पता क्या है, जब मैंने पूछा हाइट, तो हाइट का मतलब है कि इस बार पक्षी को देखना है, कौन देखेगा, मछली। तो मुझे बताओ कि अगर इस पक्षी को मछली देखे, जब देखो, जब आपको डेप्थ निकालनी थी, यानी कि आपको मछली को देखना था, तो मछली को कौन देख रहा था, पक्षी। तो मछली थोड़ी सी ऊपर दिख रही थी, तो वैल्यू कुछ और आ रही थी। अब यहां पे अच्छी देखना, इस बार हाइट बतानी, यानी कि पक्षी को देखना है, कौन देखेगी, मछली। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब आपको पता है वैसे तो आंसर होना चाहिए था हमारा 100 प्लस 25 125, लेकिन मछली तो 25 पे है, पर इस बार जब मछली पक्षी को देखेगी ना, तो पक्षी थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, थोड़ा सा उठा हुआ, तो आपका आंसर 125 से ज्यादा आना चाहिए। तो एक बार एक काम करते हैं कि इस बार आपको पक्षी को देखना है, तो पक्षी की अपरेंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगाते हैं, डी डैश अपॉन डी इजकल टू n2 अपॉन n1। डी डैश आपको निकालना है, डी कितना, इसकी एक्चुअल हाइट कितनी है, 100। अच्छा, n2 क्या है, जहां से देख रहे हैं, तो अब देख कौन रहा है, मछली देख रही है। मछली कहां है, पानी में, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ऊपर। देखना किसे है, पक्षी को। जिसे देखना होता है, मैंने लिखवाया था कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, तो हवा का होता है 1। तो कितना हो गया बच्चे आपका, डी डैश हो गया आपका 400/3, यानी 133.3 मीटर। और ये कितने पे था बच्चे आपका, ये 25 पे था, तो 133.3 प्लस 25, तो ये आपका हो गया 30 40 50 55 58, 158.3 मीटर, ये आंसर आएगा। समझ में आ रही बात? ये देखो, बात यहां देखना कि जब आपको बच्चे मछली को देखना था, तो आपको पता है कि मछली थोड़ी सी उठी हुई दिखती है, तो आपको पता है कि आंसर क्या आता, 100 और 125 से कम आता। लेकिन जब मछली देखेगी पक्षी को, तो पक्षी थोड़ा सा ऊपर दिखता है, तो इस बार आंसर दोनों के ऐड से बड़ा आएगा। अब ये निकालेंगे कैसे, आपको इसकी एक्चुअल तो पता है 100 है, ये कितना ऊपर दिखेगा पक्षी, 133.3 आया था हमारा, तो ये कैसे निकालेंगे हम, वैसे ही आपको अपरेंट हाइट निकालनी है, एक्चुअल पता है कि 100 है। n2 क्या है, n2 मैंने बताया था कि जहां से आप देखेंगे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखेगा कौन, मछली, तो मछली पानी में है, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आ गया। n1 जिसे देखना है, देखना पक्षी को, वो हवा में, उसका नीचे आ गया, तो ऐसा आ गया। चलो इसी में एक और करो, सेम यही क्वेश्चन है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं। देखो ये पक्षी है बच्चे आपका 30 मीटर की ऊंचाई पर, और ये मछली है आपकी 17 मीटर की गहराई पर। तो आपको बताना है कि फाइंड द अपरेंट हाइट बिटवीन बर्ड एंड फिश। जब मैंने अपरेंट हाइट पूछा, इसका मतलब है कि इस बार पक्षी को देखना है, कौन देखेगा, मछली देखेगी। तो इससे फायदा क्या होता है हमें, कि मछली देखेगी, और देखना किसे है, पक्षी को। समझ में आई बात? है तो क्वेश्चन करो। तो वही है कि पक्षी थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, वही डी डैश अपॉन डी इजकल टू n2 अपॉन n1। तो डी डैश कितना बच्चे अपना निकालना है, डी कितना है, 30 मीटर। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जहां से देखोगे तो देखेगा कौन, मछली, तो मछली जहां पर है पानी में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आया। जिसे देखना है, जिसे देखना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, और देखना किसे, पक्षी को, हवा का 1, तो 10, तो डी डैश आ गया आपका 40। तो यानी कि पक्षी आपको 40 मीटर ऊपर दिखेगा, और ये 17 मीटर खुद है अंदर, तो दोनों के बीच की कितना आ जाएगा, 57 मीटर आ जाएगा। और आया 57, 77 जिसका आ रहा, गलत आ रहा बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन करो, मैं वैल्यू बदल देता हूं। एक 126 मीटर पे पक्षी है ऊपर, 126 मीटर पे मछली है 70 मीटर गहराई पर, तो दोनों के बीच की आभासी ऊंचाई बतानी है। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदल दी मैंने। करना क्वेश्चन। सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कब किसको देखेगा, क्वेश्चन में कहां लिखा होगा, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। बताया तो मैंने, जो कहेगा फाइंड एपरेंट डेप्थ, डेप्थ का मतलब है कि डेप्थ गहराई में कौन है भाई, गहराई होती है नीचे, ऊंचाई होती है ऊपर। जब वो एपरेंट डेप्थ कहेगा, यानी कि मछली को देखना है, तो मछली कौन देखेगा, पक्षी। जब वो कहेगा अपरेंट हाइट, तो हाइट यानी हवा में कौन होता है, पक्षी, तो पक्षी को देखना है। तो जब हाइट कहेगा तो पक्षी को देखना है, जब डेप्थ कहेगा तो मछली को देखना है। ठीक है।
कुछ बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सिद्धांत तुम्हारा कमेंट दिख रहा है भाई, सबके दिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का 238 आया है, ज़्यादातर बच्चों का। इसके अलावा अलग अलग आंसर भी हैं। देखो सबसे पहले देखो आपको निकालना अपरेंट हाइट, हाइट यानी कि इससे पक्ष को देखना है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली ऐड कर दूं इन्हें 126 प्लस 70 तो कितना जाएगा ये 196, पर 196 आंसर नहीं होगा। जब पक्षी को देखना है, पक्षी थोड़ा ऊपर दिखता है तो आंसर 196 से बड़ा आएगा। तो ऑप्शन देख लेना कि 196 से बड़े बड़े कौन सा ऑप्शन है। तो यहां पे एक चीज देखो आप कि आप इसकी आभासी ऊंचाई निकालनी है, डी डैश अपॉन डी इजगल टू n2 अपॉन n1। तो आभासी ऊंचाई निकालनी है, एक्चुअल कितनी दे रखी है 126। n2 क्या होता है, जहां से देख रहे हैं, लिखवाया था मैंने, आप अगर आपने पेज पर लिखा हो जहां से देख रहे हैं, तो देखे कौन बच्चे मछली देखेगी, तो जहां से देख रहे हैं मछली है पानी में, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। n1 जिसे देखना है, देखना किसे, पक्षी को, पक्षी हवा में उसका 1। तो 4 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो 42 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 168, 168 हो गया, ठीक है। यानी कि पक्षी जो है 168 मीटर ऊपर दिखेगा, 70 मीटर ये खुद है मछली नीचे, तो दोनों के बीच में कितना हो गया 13, 238। 238 जिसका आया उसका बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में कहता है कि डेप्थ निकालो, तो फिर मछली को देखना होता तो आप क्या करते, मछली की आभासी गहराई निकालते, तो 70 से कम आती हो, क्योंकि मछली थोड़ी उठी हुई दिखती है तो सरफेस से उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी दूरी। लेकिन पक्षी भी उठा हुआ दिखता है तो उसकी सरफेस से क्या होगी, दूरी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं फिर वही कि अब इस बार आपको क्या देखना था बच्चे, मछली को, और कौन देखता, हवा से पक्षी देखता तो बदल जाता, ठीक है। अगर आई बात समझ में। अब मैं आपको एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आया था सेम वो क्वेश्चन बता देता हूं कि एनटीपीसी में क्या क्वेश्चन था। वो देखो उसने वैल्यू यूज ना करके एक्स और वाई का यूज किया हुआ था। तो एक बार एनटीपीसी का क्वेश्चन देख लेंगे सही बच्चे। देखो एनटीपीसी में क्वेश्चन था कि एक तालाब है, इस तालाब के अंदर एक मछली है, ये मछली एक्स गहराई में है और पक्षी वाई ऊंचाई पर है, वाई ऊंचाई पर। तो आपको क्वेश्चन बताना था फाइंड द अपरेंट डेप्थ बिटवीन फिश एंड बर्ड। मछली और पक्षी के बीच की आभासी गहराई बताइए, मछली और पक्षी के बीच की आभासी गहराई बताइए। आपके ऑप्शन थे y प्लस एक्स बाई एन, और जो पानी है ना वाटर, उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स n दे रखा है। दूसरा ऑप्शन था y प्लस एन एक्स, तीसरा था x प्लस वाई बाई एन, चौथा था x प्लस एन वाई। आप क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हो केवल ऑप्शन देखकर, करो।
N1 N2 की वैल्यू डिफाइन करने प्रॉब्लम हो रही है। देखो, जिन बच्चों को N1 N2 की वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रही है ना, उन बच्चों को मैं भी फॉर्मूला बता दूंगा, आप फॉर्मूले से कर लेना। देखो, आप एक चीज देखो, आपको अगर दोनों के बीच की बतानी थी गहराई तो y प्लस एक्स आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। आपको बतानी है एपरेंट डेप्थ। इसका मतलब क्या है कि मछली को देखना है, और आपको पता है मछली थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देगी, यानी हमारा जो आंसर होगा ना वो x से कम आएगा। अब यहां देखना, यानी कि y में कुछ जुड़ेगा, भाई y तो जुड़ा तो रहेगा, लेकिन x थोड़ा सा कम दिखेगा, यानी y में कुछ जुड़ेगा। तो y में जुड़ेगा, एक तो इस वाले ऑप्शन में जुड़ रहा है, एक इसमें जुड़ रहा है, यानी ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते। लेकिन इस ऑप्शन में x में n की मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पे n डिवाइड कर रहा है, तो यही तो जब x को आप डिवाइड करेंगे तभी तो वैल्यू छोटी आएगी, यानी आंसर हमारा 1 है। देखो, अब एक काम करना, आप इसी फॉर्मूले को करना, जितने मैंने क्वेश्चन आपको पीछे कराए ना, आप ये फॉर्मूला रट लो कि जब भी आपको एपरेंट डेप्थ निकालनी है फिश और बड़े के बीच की, तो आपका फॉर्मूला है y प्लस एक्स बाई एन। यहाँ पे y क्या है, ये हाइट है, पक्षी की हाइट ऑफ बर्ड, और ये x क्या है, डेप्थ ऑफ फिश, और ये n क्या है बच्चे, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जल का अपवर्तनांक। अब मैंने जितने पिछले सारे क्वेश्चन आपको कराए सबके सब आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखो, मैंने एक क्वेश्चन में क्या किया था, इसे 100 मीटर लिया था और इसे कितना लिया था मैंने, इसे मैंने लिया था 150, इसे मैंने लिया था 150। तब इस वाले क्वेश्चन को देखो करके, आपको मैंने बताया था कि पक्षी 150 मीटर की ऊंचाई पे है, मछली 100 मीटर की गहराई पे है, तो आपको दोनों के बीच की गहराई बतानी थी। गहराई बताने का मतलब यह कि आपको मछली को देखना है, तो जब मछली को देखना होगा फॉर्मूला ये है, तो y क्या है, ऊंचाई 150, x क्या है बच्चे, गहराई कितनी 100, n क्या है, पानी में है मछली तो पानी का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 25 या 75, तो 150 प्लस 75 कितना आ गया, 225 आया कि नहीं आया। तो जब भी आपको बच्चे गहराई देखनी है, जब भी आपको मछली को देखना है, तो आप ये फॉर्मूला लगा देना y प्लस एक्स बाई एन। यहाँ पे y क्या है कि पक्षी कितनी ऊंचाई पर है और ये मछली कितनी गहराई पर है। जब हमने पहले बकेट वाला क्वेश्चन किया था, तो उस बकेट में तो हमने क्या किया था, इसमें केवल इतना हमें बताना था कि बकेट कितनी, जैसे ये बकेट थे 20 मीटर गहरी, तो कितनी मीटर गहरी दिखेगी, तो इतने से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि वहां पे ऊपर वाली ऊंचाई नहीं दे रखी, तो y की वैल्यू तो 0 है। तो ये कितना मीटर गहरी थी 20, पानी का कितना होता है 4/3, तो वहां पे कितना आया था आपका आंसर 15 आया था, तो 15 आ गया। तो जब भी आपको गहराई निकालनी होगी ना, तो गहराई निकालते समय फॉर्मूला होगा y प्लस एक्स बाई एन। अगर पक्षी की ऊंचाई नहीं दे रखी या आंख कितनी ऊंचाई पर है वो नहीं दे रखी, तो फिर आपको केवल इतने वैल्यू निकाल लेना। बस याद रखना कि y ऊंचाई होता है और x गहराई। बस कई पेपर में उल्टा पुट ना कर दो, कहीं यहाँ 100 पुट कर दो या 150 पुट कर दो, तो y प्लस एक्स बाई एन। ठीक है, तो आपको मछली और पक्षी के बीच की गहराई निकालनी थी, तो इसका ऑप्शन है, इसे डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। जितने क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराए हैं गहराई वाले, वो आप सबके सब इस क्वेश्चन से कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से। ऐसे जो मैंने आपको ऊंचाई वाले बताए थे उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं अभी। अब सेम क्वेश्चन करेंगे हम। यहां देखो, ये बच्चे मान लो कि मछली x गहराई पे है, पक्षी y ऊंचाई पर है। इस बार क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द अपरेंट हाइट बिटवीन बर्ड एंड फिश। पक्षी और मछली के बीच की आभासी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई ज्ञात करने का मतलब क्या है, इस बार आपको पक्षी देखना है, तो पक्षी देखना है तो पक्षी थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा आपको भाई, तो यानी कि x में कुछ जुड़ेगा, और क्या जुड़ेगा, y से बड़ी वैल्यू जुड़ेगी। क्यों भाई, y से बड़ी वैल्यू जुड़ेगी ना, तो यहाँ पे देखो x में कुछ जुड़ना है, तो ये आंसर नहीं हो सकता इस बार, ये आंसर नहीं हो सकता। x में यहाँ भी जुड़ रहा है, यहाँ भी जुड़ रहा है, पर यहाँ पे तो डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि y से छोटी वैल्यू हो जाएगी, या मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये वाला आंसर होगा। यानी जब कभी भी आपको आभासी ऊंचाई बताएगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस एन वाई। तो यहाँ पे x क्या है, डेप्थ गहराई, n क्या है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, और y क्या है ऊंचाई। तो जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पहले करवाए थे वो सब के सब आप कर सकते हैं। देखो, ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में 27 है, और ये बताया था कितना 126 बताया था शायद। तो आभासी ऊंचाई पूछी थी, ये 27, n की वैल्यू होती है 4/3, और y कितना बताया 126। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो 42 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 168 आया, प्लस 27 ही था ना ये,
ये 50 था शायद, ये 50 था, ये 50 लिया था, ये 50 लिया हुआ था हमने, तो आपने ऐड किया 50 ने 70 था, 70 था शायद, 238 आया था ना जिसका आंसर 13, हाँ, तो 238 आ गया वहीं से, ठीक है। तो जब भी आपको आभासी ऊंचाई निकालनी होगी तो याद रख लो, फॉर्मूला है x प्लस एन वाई, गहराई निकालनी है तो y प्लस एक्स बाई एन, ये ऊंचाई होती है, ये गहराई होती है, और ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे अब तो कर लोगे। तो जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, जितने क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताए ना, उन सबको आप इस फॉर्मूले से ट्राई करो अभी कि आपके आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन करो फटाफट। जिस क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा मुझे बताना, बस ध्यान रखना कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अपरेंट हाइट निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला, अपरेंट डेप्थ निकालनी है तो ये वाला। तो याद रखना कि y ऊंचाई होती है सरफेस से, x सरफेस से गहराई होती है, और n क्या है, लिक्विड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। सारे क्वेश्चन करो, सबके आंसर मैच करेंगे अभी। अब आपका n1 n2 निकालने का झंझट ही खत्म हो गया। अब आप जो बच्चे दिक्कत आ रही थी ना जिन्हें कि n1 n2 कैसे निकाल लें, तो उन्हें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। या बाद में आप ना ये फॉर्मूला लिखकर वीडियो को पीछे करके जो मैंने वैल्यू दी थी उन सब वैल्यू को पुट करके इन फॉर्मूले से निकाल के देख लेना। कृष्णकांत कह रहे हैं सर मैच हो रहा है, और बच्चे भी करो। ज्योति कह रही है मैच कर रहा है ऑल आंसर। अशोक कह रहे हैं ओके। नीतीश कह रहे हैं सभी सही है, पर मैंने कहा पेपर में याद रख लेना कि वो पलट दे चीजों को कि y ऊंचाई है और x गहराई है। ऑल इज बेस्ट हो रहा है, रवीना, रूबल, युवराज, मनु, नीतीश, अशोक, ओके ठीक है। तो बाकी कल ही ना करना प्रैक्टिस, अगली क्लास में मिलेंगे और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे इसमें हम, ठीक है भाई। चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।